गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ऑर्गेनोमेटेलिक्स नया टॉपिक है अपना आज। सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। क्या वॉइस आ रही है आपके पास? सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। फिर क्यों खड़ा कर दिया मेरे को? आवाज़ जा रही है? अब तक तो नहीं जाएगी ना? मैं वहाँ सीरियस हो रखा हूँ। जतिन की माला अल्लाह कह रही है, वो कह रहा था कि आग लगा दूंगा दुकान में। लगा दूंगा, सच में लगा दूंगा। भाई होना चाहिए था तेरे वहाँ पे। खुल गए तो मेरे को दिखाओ, मैं देख लेता हूँ। हाँ लड़के का फ़ोन हुआ है, मैसेज है अनेबल टू सी द वीडियो। वो तो फ्लैप फोन है, नेटवर्क एरर आ रहा है भाई।
इस वाली लाइट को इस तरफ लगाना था यार, आंखों में और लगती उस तरफ, इसको उस तरफ लगाना, ऐसे खड़ा होता है ना। आइए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? क्या सब लोग कनेक्ट हो चुके हैं? आइए स्टार्ट करते हैं। देखना, अभी तक इलेक्ट्रॉन काउंट हम लोगों ने दो ही केसेस में सीखा है। एक इनऑर्गेनिक लिगेंड का हम लोगों ने सीखा है, चार्ज राव, अनचार्ज राव, ब्रिज राव या अनब्रिज राव। ठीक है, कैसा उसका इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा, ये वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब जो अपना नेक्स्ट जो आने वाला है वो अपना पार्ट आने वाला है किसका? अब जो अपना ऑर्गेनिक लिगेंड का पार्ट आने वाला है, ऑर्गेनिक लिगेंड्स। अगर आप ऑर्गेनिक लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने जाते हैं तो उसके केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? हेप्टिसिटी वर्ड का यूज किया जाता है। हेप्टिसिटी का यूज किया जाता है। हेप्टिसिटी क्या होती है? हेप्टिसिटी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा की पावर x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, x क्या होता है अपने पास में? हेप्टिसिटी होती है। तो अगर x की अगर बात की जाए क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स टू विच मेटल इंटरेक्ट्स साइमल्टेनियसली। ये क्या होता है अपने पास में? ये x क्या होता है अपने पास में? वो नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा उसके अंदर जितने सेंटर के साथ में मेटल इंटरेक्ट करेगा उन सेंटर्स को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। और ईटा की पावर x क्या होगी अपने पास में? हेप्टिसिटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखना, अगर x का क्या, हेप्टिसिटी का रोल क्या होता है अपने पास? हम लोग ऐसा बोलते हैं, जब आप न्यूट्रल एटम मेथड के अंदर, न्यूट्रल एटम मेथड के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल होता है हेप्टिसिटी के, हेप्टिसिटी के इक्वल होता है। अब हेप्टिसिटी जितनी होगी उतना ही हम लोग क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन काउंट बोल देंगे। जरा बोर्ड पे देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यहाँ पे मैंने कंपाउंड को लिया है, दूसरा यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? उसका इलेक्ट्रॉन काउंट ले लिया है, और इस पोजीशन पे मैंने उसका फॉर्मल चार्ज ले लिया है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि किसी भी लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है उसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे? फॉर्मल चार्ज से डिनोट कर देंगे। लेकिन जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं तो वो डिफरेंट होता है। केमिकल बॉन्डिंग में अपने पास में फॉर्मल चार्ज उस चार्ज को बोला जाता है जिस चार्ज को आप डोनेट ना कर सकते हो। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में अगर कोई भी एल्कीन है तो एल्कीन कुछ इस टाइप से रही होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जब यहाँ पे एल्कीन के पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, दो पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? देखो, इसका p ऑर्बिटल रहा होगा, इसका p ऑर्बिटल रहा होगा।
जब वो ऑर्बिटल सेम फेज में रहे होंगे तो उनका कंस्ट्रक्टिवली उनका क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से क्या बनेंगे, पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आपने दिखाया भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ये वाला जो बॉन्ड आपके पास में बन के आया है ऐसा कुछ इस टाइप से, इसके अंदर पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी होगी, और अगर इसके अंदर अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी होगी, जब ये लिगेंड मेटल के साथ इंटरेक्ट करने जाएगा तो ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ मेटल के साथ इंटरेक्शन करेगा। अगर ओवरऑल के साथ में अगर इंटरेक्शन करेगा, इसका मतलब आप क्या बोल देंगे, इसका मतलब आप क्या बोल देंगे, जब ओवरऑल के साथ में इंटरेक्शंस होंगे तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसी एक सेंटर की नहीं है, क्योंकि पी ऑर्बिटल अलग अलग सेंटर के थे, तो अलग अलग ऑर्बिटल की वजह से क्या बना होगा, पाई बॉन्ड बना होगा। इसलिए ये किसकी है, डिफरेंट सेंटर्स की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जितने सेंटर के साथ इंटरेक्ट किया उतने ही सेंटर को हम लोग बोल देंगे ईटा की पावर 2। 2 सेंटर के साथ इंटरेक्शन है, 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, C2H4। अब देखो हेप्टिसिटी कितनी आई आपकी, 2 आई, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो लिगेंड है आपके पास में, एल्कीन जो है वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि मेरे पास में अगर एल्काइन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो एल्काइन जो होती है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो ये मेटल के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो उस केस में ये फिर से एक पाई बॉन्ड इंटरेक्ट करेगा, और अगर एक पाई बॉन्ड इंटरेक्ट करेगा तो 2 से क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ईटा की पावर 2 C2H2 आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ जाएगा, 2, जितनी हेप्टिसिटी रही होगी। अब देखें ये भी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो जो फॉर्मल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब हम लोग टंगस्टन की बात करेंगे आगे, इसमें एक एक्सेप्शनल केस आता है, वो होता है किसका, टंगस्टन का। अगर आपके पास में एल्काइन है और उसके साथ में अगर टंगस्टन लगा हुआ है, कुछ 1-2 रेयर इसके केसेस होते हैं जिनमें एक ही मेटल के साथ में दोनों पाई बॉन्ड इंटरेक्शन करते हैं, उस केस में क्या करेंगे, जो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड के साथ में एक ही मेटल क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, और उस केस में इसका काउंट हम लोग कितना लेके चलते हैं, 4 काउंट लेके चलते हैं। फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। देखो 2 यहां से आएगा एप्टिसिटी, 2 इसकी वजह से एप्टिसिटी आएगी, 2 पाई बॉन्ड है, तो ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस रेयर केस को आप याद रखना, जहां पे यूज होगा उस केस में मैं आपको बता दूंगा, वहीं पे हम लोग एग्जाम्पल को छाप लेंगे। जब हम लोग किसको पढ़ रहे होंगे, एल्काइंस को पढ़ रहे होंगे, जब क्या पढ़ेंगे हम लोग, एल्काइंस पढ़ेंगे। आगे देखना, इसके अलावा अब ये तो हम लोगों ने न्यूट्रल वालों की बात की है, अगर मैं चार्ज्ड वालों की बात करता हूं, जरा बोर्ड पे देखना, आपके पास में अगर सीपी लिगेंड है, आप लोगों ने सीपी के बारे में सुना होगा, सीपी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन के बारे में सुना होगा। वो कैसा कंपाउंड होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अगर ये वाला लिगेंड अगर मेटल के साथ में इंटरेक्शन करने जाएगा तो उस केस में क्या करेगा, इस वाले सेंटर से मेटल का मतलब मेटल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में आ जाए तो उस केस में कैसा होगा, कुछ इस टाइप से 3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से 3 के साथ मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो फिर से ईटा 1, यहाँ पे क्या बोल देंगे, ये ईटा 1 CP है, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ईटा 3 CP हो जाएगा। और अगर ये पूरा का पूरा रेजोनेंस कर रहा हो तो उस केस में क्या बोल देंगे, ये ईटा 5 CP हो जाएगा, ईटा 5 CP हो जाएगा। तो इनका काउंट कैसा होगा, अलग अलग आएगा। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा, 1 आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा, 3 आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा, 5 आएगा। अगर आप इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं, अगर इस केस में आप अगर फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे, फॉर्मल चार्ज वो चार्ज है, अगर न्यूट्रल होगा तो उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो Cp में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मल जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका फॉर्मल चार्ज 1 आ जाएगा। हेप्टिसिटी कितनी होगी उससे कोई उसके ऊपर मैटर ही नहीं करता है, फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, इसका 1 आएगा। वैसे अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करते हैं, कॉमन फिर से बता दे रहा हूँ, वो क्या होता है, जैसे आपके पास में BH4 नेगेटिव है, तो BH4 में जो B के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज दिखाई देता है, उस नेगेटिव चार्ज को आप डोनेट नहीं कर सकते हैं, वो डोनेट करने लायक नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन दिखाई किसी दूसरे के ऊपर देती है, तो वो उस चार्ज को जो डोनेट ना किया जा सकता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ देते हैं। अब देखना, अब यहाँ पे अपने पास में ये जो लिगेंड था, Cp लिगेंड था, वो 3 टाइप की हेप्टिसिटी दिखा रहा है। अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा टाइप की हेप्टिसिटी दिखाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्सोनियल लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड विच शोज मोर देन 1 हेप्टिसिटी then it is called फ्लक्सोनियल लिगेंड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्सोनियल लिगेंड बोल देंगे। उसका नेचर कैसा होगा, फ्लक्सोनियल होगा। तो Cp कैसा लिगेंड होगा, फ्लक्सोनियल लिगेंड रहा होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ देते हैं। देखना, अब अगर अगली स्टेटमेंट अगर मैं देता हूं कि अगर आपके पास में अगर बेंजीन है, देखते ही रहना बस, अगर आपके पास में बेंजीन है तो ये मेटल के साथ इंटरेक्ट कर ले, या फिर ये 2 पाई बॉन्ड से मेटल के साथ इंटरेक्ट कर ले, मतलब एक ही मेटल के साथ दोनों पाई बॉन्ड कुछ इस टाइप से दिखा लें, ठीक है, तो ऐसे इंटरेक्ट कर ले, या फिर कैसे इंटरेक्ट कर ले, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ मेटल के साथ इंटरेक्ट कर ले। तो देखो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एक पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, 2 की प्रॉपर्टी है eta2 C6H6, यहाँ पे 4 सेंटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो eta4 C6H6, 6 सेंटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है eta6 C6 क्या आएगा, H6 आ जाएगा। इसका मतलब बेंजीन भी क्या होगा, एक फ्लक्सोनियल लिगेंड होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है अपने पास में, इसके अंदर अपने पास में 3 टाइप की हेप्टिसिटीज है। इसका काउंट 2, इसका काउंट 4, इसका काउंट कितना होगा, 6 होगा। इसके अलावा अगर इसके फॉर्मल चार्ज की बात की जाए, फॉर्मल चार्ज की अगर बात की जाए तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि बेंजीन कैसा लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। अब एक बात देखेंगे आप, देखना एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर लोवेस्ट हेप्टिसिटी, अगर लोवेस्ट हेप्टिसिटी अगर कैसी होगी, इवन होगी, इवन होगी, इवन होगी, देन हायर हेप्टिसिटी, हेप्टिसिटी भी कैसी होगी, इवन होगी। अगर देखो लोएस्ट हेप्टिसिटी अगर इवन थी तो हाईएस्ट भी कैसी होगी, इवन ही होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 सेंटर थे, और अगर एक पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस में जाएगा तो कितने सेंटर बढ़ेंगे, 2 सेंटर बढ़ जाएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर आपके पास में लोएस्ट इवन होगी तो हाईएस्ट भी इवन होगी, और अगर लोएस्ट अगर कैसी रही होगी, लोएस्ट हेप्टिसिटी अगर ओड रही होगी, देन हाईएस्ट हेप्टिसिटी, हाईएस्ट हेप्टिसिटी ऑल्सो ओड होगी, ठीक है, वो भी कैसी होगी, ओड ही होगी। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताएंगे, अगर मेरे से ये पूछ लिया जाए कि जब ये वाली मेटल जब इसकी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ में इंटरेक्शन कर रही होगी तो जो मेटल की डिस्टेंस होगी क्या वो सब कार्बन के साथ सेम होगी या डिफरेंट होगी। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मान लो कि ये बेंजीन पड़ा हुआ था, इसके साथ में मेटल इंटरेक्शन करने आया, मेटल इंटरेक्शन करने आया, तो उस केस में क्या वो सब जितने भी अपने पास में सेंटर होंगे क्या सबसे इक्वल डिस्टेंस रखेगा, क्या सब के साथ इक्वल डिस्टेंस रखेगा।
तो देखो अगर कोई भी सिमेट्रिकल होगा तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमेशा ही क्या रखता है, सेम डिस्टेंस रखता है। तो ऑल सेंटर्स के साथ में ऑल सेंटर्स आर ऑन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मेटल आयन। मेटल आयन से जितने भी सेंटर के साथ में वो इंटरेक्शन दिखाएगा, जितने भी सेंटर के साथ इंटरेक्शन दिखाएगा वो सारे के सारे सेंटर कैसे होंगे, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे। क्योंकि देखो जब आप एनएमआर स्पेक्ट्रा वगैरह इसका लेने जाओगे तो आपके पास में एक ही सिग्नल आता है। अगर एक ही सिग्नल आए इसका मतलब मेटल की जो डिस्टेंस रही होगी वो सब के साथ में कैसी रही होगी, सेम रही होगी, सब के साथ इक्वल डिस्टेंस ही रखेगा। क्या बात समझ में आई? ओके देन आप एक बात आप बता देंगे आप, ठीक है, फिर आगे स्टार्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए, जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आपके पास में 4 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें ये मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इसकी हेप्टिसिटी कितनी आएगी, C4H4 आएगी, हेप्टिसिटी 4 होगी, काउंट 4 होगा, ठीक है, काउंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको बताना है, क्वेश्चन बताना है कि अगर एक 4 मेंबर्ड रिंग है वो Fe के साथ लगा हुआ है और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, C और CO लगे हुए हैं। तो आपको बताना है इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, दूसरा इसकी हेप्टिसिटी, नेचर और फॉर्मल चार्ज। इस 4 मेंबर्ड रिंग का क्या बतानी है, हेप्टिसिटी, नेचर और फॉर्मल चार्ज। नेचर से कहने का मतलब है वेदर इट विल बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ओके संजीव, इतना जवाब बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है। भरत एक बार फिर से देख, फॉर्मल चार्ज, पिंकी फॉर्मल चार्ज 0, फिर से देखें, हेप्टिसिटी 4 बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट सही है अर्पित, पिंकी हेप्टिसिटी सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट सही है भरत। देखना भी, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर बात की जाए, बोर्ड पे देखना, आप लोगों ने एरोमेटिसिटी पढ़ी होगी तो उसमें 4 मेंबर रिंग पढ़ी होगी। उसमें आपने क्या बोला था, उसमें आपने बोला था जैसे इसके बगल में हम लोग सोडियम लेके जाते हैं तो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 सोडियम के एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को खा के एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाई अनाइन में कन्वर्ट हो जाता है।
इसमें अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा डाई अनायन में। ये वाला जो डाई अनायन बना है ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, अब इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट किया होगा, कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट किया होगा, 2 नेगेटिव से, इस टाइप से रिप्रेजेंट किया होगा। ऐसे ही क्या होता है, जब ये वाली 4 मेंबर्ड रिंग आयरन के पास में जाती है तो ये वाली इसके साथ में जैसे ही इंटरेक्शन दिखाएगी तो ये डाई नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ये डाई नेगेटिव में कन्वर्ट होगा तो ये जो एक्चुअली में कैसा दिखाई देता है, ये कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। इसके ऊपर 2 नेगेटिव, इसने आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, मेटल बगल में गए, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव, CO, CO और क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा। तो देखो चाहे वो कितना ही नेगेटिव चार्ज रखे उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो कैसा है, 𝜂4C4H4 है। इसका मतलब उसका काउंट तो कितना होने वाला है, 4 ही होने वाला है। हेप्टिसिटी उसकी 4 आ जाएगी। फिर से नेचर की अगर बात की जाए तो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, एरोमेटिक में। तो नेचर कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, -2। तो इसका फॉर्मल चार्ज -2, नेचर एरोमेटिक, हेप्टिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आयरन ऑक्सीडाइज हो चुका है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन जाएगी, +2 बन जाएगी। तो आयरन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ एरोमेटिक सही है भरत। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देंगे। आपके पास में कार्बीन है, अब आपको बताना है कि जो Cr2 कार्बीन है, इस कार्बीन का इलेक्ट्रॉन काउंट, इसका फॉर्मल चार्ज और इसकी हेप्टिसिटी। टू 201, ओके। और बताएं, पिंकी काउंट टू, हेप्टिसिटी बिल्कुल संजीव, ठीक है। भरत फॉर्मल चार्ज 3, वो भी माइनस का। लवली अरोड़ा जी 2, ओके। प्रीति 211, ओके। आइए डिस्कशन करते हैं। सब लोगों ने एक बार सोच लिया होगा। काउंट टू, फॉर्मल चार्ज 0, हेप्टिसिटी 0, ओके। जरा बोर्ड पे देखना, नहीं पता होगा काफी सारे लोगों को, एक बार देखना। जो आपके पास में कार्बीन है, उस कार्बीन को आपको सबसे पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा कि वो कार्बीन कैसी है। राहुल बिल्कुल गलत तो बोलना ही नहीं है, 2, 2, 4 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखना सबसे पहले इस कार्बीन को क्लासिफाई करें। ये कार्बीन 2 टाइप की हो सकती है, सिंगलेट कार्बीन हो सकती है या फिर ट्रिपलेट कार्बीन हो सकती है।
आगे बात करेंगे सिंगलेट वाली को, जब मेटल के साथ लगेगी तो उसको फिशर बोलते हैं, और ट्रिपलेट वाली को श्रॉक कार्बीन बोलते हैं। ठीक है, तो देखना अगर मैं सिंगलेट कार्बीन की बात करता हूं तो उसके केस में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, और जब एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो उस टाइम पे वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर उसने क्या किया है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो जब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो देखो उसका काउंट तो कितना आएगा, 2 होगा, लेकिन उस केस में जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो 0 होगा। ये मैंने पहले इलेक्ट्रॉन काउंट लिखा है, फिर फॉर्मल चार्ज लिखा है, और हेप्टिसिटी एक ही मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो उसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। तो 2 0 और आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये अपने पास में हेप्टिसिटी है, वो हमेशा ईटा 1 होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये गलत हो जाएगा यहाँ पे कि ऑलवेज हेप्टिसिटी के इक्वल इलेक्ट्रॉन काउंट बोलना भी क्या होता है, गलत होता है किसी किसी केस में। जैसे आप कार्बीन की बात करेंगे तो कार्बीन के केस में इलेक्ट्रॉन काउंट जो होता है वो हेप्टिसिटी के इक्वल नहीं होता, वो किसके इक्वल होगा, वो एक न्यूट्रल स्पीसीज मान के चलोगे तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने डोनेट किया है। लेकिन जब आप इस कार्बीन को जब आप ट्रिपलेट मान के चलोगे तो उस केस में अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जब अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बगल वाली मेटल के साथ में जब वो इंटरेक्शन दिखाएगा तो उसके पास भी क्या होने चाहिए, अलग अलग ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और वो भी अपोजिट स्पिन में। यहाँ पे क्या हो रही है, रेडिकल कपलिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, रेडिकल कपलिंग हो रही है। तो इसने ये भी क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट तो 2 ही होगा। लेकिन अब की बार जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -2 आता है। ऐसी कार्बीन के फॉर्मल चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, -2 बोल देंगे। अगर वो कौन सी रही होगी, फिशर वाली रही होगी, कौन सी, सॉरी श्रॉक वाली रही होगी, कौन सी, ट्रिपलेट रही होगी। फिर से इसका हेप्टिसिटी कितनी होगी, 1 ही होगी। तो ये दोनों डिपेंड करता है कि आपकी कार्बीन कैसी है। एक में 0 फॉर्मल चार्ज होता है और एक में -2 होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मल चार्ज हम लोगों ने किसके इक्वल लिया है, -1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये बात आपने शायद कभी पढ़े नहीं होगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ देते हैं एक बार। इससे जो अगला केस आता है अपने पास में वो आएगा, जैसे आपके पास में ये वाला लिगेंड अगर दे रखा है कुछ इस टाइप से, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, जब आपने इसको मेटल के साथ इंटरेक्ट करवाया होगा, जब आपने इसको मेटल के साथ इंटरेक्ट करवाया होगा कुछ इस टाइप से, तो यहां से मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ईटा की पावर 6 C7H8 आएगा। 6 हाइड्रोजन तो यहाँ लगे होंगे, 2 ऊपर लगे हुए, तो कितना आ जाएगा, C7H8 आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 सेंटर के साथ में क्या दिखा रहा है, इंटरेक्शंस दिखा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, ऐसा कॉम्प्लेक्स दे देगा और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या डाल देगा, कार्बोकैटायन डाल देगा। जैसे Cr3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन दे दिया है, उसके बाद बोलेगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में ये जो अपने पास में कंपाउंड होगा उसकी हेप्टिसिटी क्या होगी, उसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, और उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो जरा बोर्ड पे देखना। अगर इस केस में अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो यहां से क्या करेगा, इस पोर्शन से वो हाइड्राइड की फॉर्म में प्रोटॉन को खींच लेता है, और जैसे हाइड्राइड की फॉर्म में प्रोटॉन को खींचेगा तो आपके पास में प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, कुछ इस टाइप का, ये बनेगा कुछ इस टाइप का, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये वाली जो स्पीसीज बनी है इस स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोलियम आयन बोल देते हैं, ट्रोपोलियम आयन बोल देते हैं। और ट्रोपोलियम आयन कैसा होता है, एरोमेटिक, कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पे इसकी हेप्टिसिटीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। देखना एक बार, ये वाला ओवरऑल, ये इसको कुछ इस टाइप से दिखा देंगे, इसको कुछ इस टाइप से दिखा देंगे कि ओवरऑल के साथ रेजोनेंस करेगा, ओवरऑल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब वो मेटल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कितने सेंटर के साथ, ओवरऑल 7 सेंटर के साथ इंटरेक्शन दिखा रहा है, तो बोल देंगे ईटा 7 होगा और यहाँ पे C7H7 बन जाएगा। तो इसकी हेप्टिसिटी 7, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा, 7 बन जाएगा। बोलो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कैसा बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और उसके अलावा
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा, इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो फॉर्मल चार्ज किसके इक्वल होगा, +1 के। किसके इक्वल हो जाएगा, +1 के। क्या बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड दे रखा है तो देन कार्बोकैटायन से अगर रिएक्शन करवा देगा तो उसकी हेप्टिसिटीज चेंज हो जाएंगे, वो कंपाउंड का नेचर चेंज हो जाएगा, उसका फॉर्मल चार्ज चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया है, ठीक है, उसने एक हाइड्रोजन को पकड़ लिया है, वहां पे डेफिशिएंसी आ गई है। अब बात ये आएगी, क्या हेप्टिसिटी इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी? कोई जरूरी नहीं है। देखें यहाँ पे अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, जो मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन सेंटर कितने थे, 6 थे। इस केस में कितने, सेंटर 7 है, इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4 6 ही हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 है, सेंटर कितने 7 है, तो हेप्टिसिटी सेंटर से डिफाइन की जाएगी, ना कि किससे डिफाइन की जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास में भी कितनी है, 6 ही है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखना, अगर इससे आगे बात की जाए तो जो अगला केस बनेगा अपने पास में वो कोर्ट का बनता है। कोर्ट से क्वेश्चन पूछा भी गया है, जरा बोर्ड पे देखना अच्छे से। COT साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, इस कंपाउंड की बात की जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, मेटल ऐसे, फिर से इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है, और लास्ट कंडीशन में कैसी बनेगी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहां पे कैसा आएगा ये, इसमें आ जाएगा 𝜂2 कोट, इसमें कैसा आ जाएगा 𝜂4 कोट, इसमें आ जाएगा 𝜂6 कोट, और इसमें आ जाएगा 𝜂8 कोट, ठीक है, 𝜂8 कोट, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी एप्टिसिटी उसके इक्वल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा। मोस्टली ये वाला क्या होता है, मोस्ट फेवर्ड होता है, इसी के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप बता देंगे, क्वेश्चन आया था कुछ इस टाइप से, C8H8 होल ट्वाइस यूरेनियम, ठीक है, उसमें क्या पूछा गया था, इसका नेचर, ठीक है, दूसरा इस यूरेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका फॉर्मल चार्ज और इसका काउंट। इलेक्ट्रॉन काउंट 7 होगा भाई, ट्रिपोलियम आयन का इलेक्ट्रॉन काउंट 7 होगा, ठीक है अर्पित, इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, 7 होगा, और हेप्टिसिटी भी 7 होगी, और लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 4 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन 7 सेंटर के ऊपर क्या कर रहे हैं, रेजोनेट, तो जितने सेंटर के साथ इंटरैक्ट करेगा वो उसकी हेप्टिसिटी होगी।
संजय बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो अरोड़ा जी एक बार। हाँ अब ठीक है, देखना एक बार, मिलाना एक बार जो भी जिसने जैसा किया है। देखो यहाँ पे ऐसा C8H8 होता है, ये वाला पूरा यूरेनियम के साथ फिर से नीचे क्या होगा, कुछ इस टाइप से इसके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यूरेनियम के साथ में इंटरेक्ट करेगा तो यूरेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसको एरोमेटिक में कन्वर्ट होना है, और जब एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये 2 नेगेटिव में जाएगा और ये भी किस में जाएगा, 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव टोटल कितना, 4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में कुछ यूरेनियम की +4, ये कैसा एरोमेटिक, एरोमेटिक, और इसकी हैप्टिसिटी कितनी 8, η8 C8H8 हो गई। क्या बात समझ में आई? बता दोगे? ऐसा नॉर्मल सा फर्जी सा क्वेश्चन आ चुका है एक बार। बिल्कुल सही जवाब। चलें आगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इससे अगला जो केस आएगा अपने पास में, ठीक है, ये हैप्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। एक आप इस वाले को देख सकते हैं एक बार, अगर आप इसे देखना चाहें। पॉजिटिव चार्ज है, ये 3 मेंबर रिंग है। अगर ऐसे दिखाएंगे तो क्या कर रहा होगा, पूरा रेजोनेंस कर रहा होगा, एरोमेटिक होगा। तो इसमें कितने सेंटर हैं, 3 सेंटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो η3 C3H3 काउंट 3 आएगा, और फॉर्मल चार्ज इसका कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा +1। ठीक है, आई थिंक यू गॉट। अब आपको समझ में आ गया है, इससे ज्यादा और कुछ पढ़ाने की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, अब मेटल का बेस्ड थोड़ा सा फॉर्मल चार्ज देख लेते हैं। ठीक है, देखना मेटल की बात कर लेता हूं मैं, देखना एक बार। लिगेंड्स का ऑलमोस्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया। ठीक है, एक लिगेंड को बाद में देख लेंगे जैसे वो आगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल में आएगा। अगर मैं मेटल की बात करता हूं कि आपके पास में मेटल जो होती हैं कौन कौन सी रही होंगी, देखना एक बार। सारी मेटल को लिख ले और इनको याद कर लेना अच्छे से। स्कैंडियम, इसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। स्कैंडियम के नीचे येट्रियम, लेंथनम, जिरकोनियम, हॉफमियम, इसके नीचे नायोबियम, टेंटलम, इसके नीचे क्या आएगा MOW, आगे क्या आएगा अपने पास में Mn, टेक्नीशियम और रियनियम, फिर आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम, उसके बाद में आएगा कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, इसके बाद में निकल, PdPt, उसके बाद में कॉपर, AgAu, और देन मरकरी, कॉपर वाला है, जिंक आएगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे मेटल आयंस क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, जो ग्रुप नंबर होता है मेटल के केस में हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो ग्रुप नंबर होगा वो इक्वल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन काउंट के। तो आपको कोई भी मेटल मिल जाए तो उसका ग्रुप नंबर चेक कर लेना और वो इक्वल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रॉन काउंट के। इसके आगे अगर बात की जाए तो मेटल बेस्ड एक टाइप का इलेक्ट्रॉन काउंट और होगा आपके पास में, वो कौन सा आएगा। अगर मेटल मेटल के बीच में 1 बॉन्ड रहा हो, मेटल मेटल के बीच में 2 बॉन्ड्स रहे हो, मेटल मेटल के बीच में 3 बॉन्ड्स रहे हो, मेटल मेटल के बीच में 4 बॉन्ड्स रहे हो, और मेटल मेटल के बीच में 5 बॉन्ड्स रहे हो। ये 5 कंडीशंस बनती हैं किसके केस में, डी ब्लॉक के केस में। अगर मेटल मेटल के बीच में 1 बॉन्ड रहा होगा, कैसा रहा होगा, 1 बॉन्ड रहा होगा, तो उसका काउंट 2 आएगा, उसका इलेक्ट्रॉन काउंट 2 आएगा। 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर से 2 बॉन्ड होंगे तो 4 आएगा, 3 होंगे तो 6 आएगा, 4 होंगे तो 8 आएगा, और अगर 5 होंगे तो कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्विंटपोल बॉन्ड बोलते हैं, इसको क्वाड्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देखना अगर मैं इस वाले की एग्जांपल की बात करता हूं कि कौन से वाले कंपाउंड के अंदर क्विंटपोल बॉन्ड होंगे, तो वो अपने पास में आ जाएंगे क्रोमियम का। क्रोमियम दूसरे क्रोमियम के साथ में 5 बॉन्ड बनाता है। अगर साइड में लगा हुआ
एरोमेटिक सिस्टम बहुत बड़ा हो, लार्ज साइज का हो, तो इस केस में यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास में क्विंटपोल बॉन्ड बनता है क्रोमियम के केस में। ऐसे ही जो आपके पास में जो 4 वाला बॉन्ड बनता है वो किसके अंदर बनता है, Re2Cl8 2 नेगेटिव के अंदर, या किसके अंदर बनेगा MO2Cl8 4 नेगेटिव के अंदर। इनके अंदर जो बॉन्ड बनते हैं वहां पे कितने बॉन्ड बनेंगे आपके पास, 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे। इसके अलावा निकालने भी सीखेंगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर जो होता है वो टंगस्टन का अल्कोक्साइड होता है, W2OR6 जो होता है उसके अंदर कितने बॉन्ड आते हैं, 3 बॉन्ड आते हैं। ये वाले कॉमन ही है, इनके एग्जाम्पल आप जानते भी होंगे, वरना जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके एग्जाम्पल से आ जाएंगे। ऊपर वाले बहुत कॉमन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को कैसे काउंट करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप बता दें, देन हम लोग आगे बढ़ देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ Cr, इसकी हेप्टिसिटी और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट बता दें। वन और 3, ओके शिवम। ओके प्रीति, ओके कोमल, सही है। लवनी बिल्कुल सही है, ठीक है। देख लें एक बार इसे, ये खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन काउंट। कार्बाइन था, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक के साथ तो R ने कंबाइन कर लिया होगा, बचे 3, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट 3 हो जाएगा। इसके अलावा ये 3 बॉन्ड बनाएगा। ऐसे लिगेंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लिगेंड्स को कार्बाइंस बोला जाता है। कार्बीन के बाद हम लोग कार्बाइंस पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं इसके बारे में सारी डिटेल में आपको बातें बताऊंगा, ठीक है। हेप्टिसिटी कितनी होगी, eta1 Cre होगा, तो हेप्टिसिटी भी इसकी भी कितनी होगी, 1 ही होगी, ठीक है। आइए, ये इलेक्ट्रॉन काउंट आपका खत्म हुआ, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलें आगे, ठीक है भाई। पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बेस्ड कम से कम आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसी के बेस्ड आ जाते हैं अपने पास। क्लोजोनिडो निकालना, या मेटल बॉन्ड निकालने, या कभी कभी इलेक्ट्रॉन काउंट ही पूछ लेता है, ठीक है, 2 मार्क्स में। या एरोमेटिक नेचर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, उसकी हेप्टिसिटी कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो वो वाली बातें आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलें आगे, आइए, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी में आपको पहले 2 बातें पक्का ही पता होनी चाहिए, और वो 2 बातें क्या होंगी, आपको ज्योमेट्री के बारे में पक्का ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखना बोर्ड पे, अगर ज्योमेट्री की बात की जाए
तो अपने पास में जो स्टेबिलिटी होती है वो टू टाइप से समझाई जाएगी, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से और दूसरी किससे आएगी, 16 इलेक्ट्रॉन रूल से समझाई जाएगी। अगर मैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करता हूं तो इस केस में जो भी आपके पास में मेटल होगी वो मेटल कैसी होनी चाहिए, टीबी, उसके ऊपर मतलब अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, टीबीपी, उसकी ज्योमेट्री टीबीपी होनी चाहिए, या उसकी टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, टीडी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, या फिर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। ये अगर ये वाली ज्योमेट्री अगर रही होंगी उन्हीं केसेस में क्या लगता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगता है। ठीक है, अगर आपकी ज्योमेट्री कैसी रही होगी, स्क्वायर प्लेनर रही होगी या फिर स्क्वायर पिरामिडल रही होगी, तो उन केसेस में आपका कौन सा रूल लगेगा, 16 इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा। आइए जरा समझते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में कैसी ज्योमेट्री होती है, कितने सारी बातें जो होंगी, कैसी ज्योमेट्री होगी, वो लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वो सारी की सारी कहानियां वेद सर आपको कोऑर्डिनेशन में पूरे डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो उससे पहले जितना अपना ओएमसी में यूज होगा उतना पार्ट मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखना, अगर मैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करता हूं और मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं तो इनके केस में क्या होते हैं, जब आप इनका एमओ डायग्राम बनाने जाएंगे, तो उसके अंदर इसके अंदर कितने होंगे, 18 वाले में अपने पास में 9 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आते हैं, 9 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आएंगे। इस केस में कितने आएंगे, अपने पास में 8 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आते हैं। इसलिए ये 16 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं और ये वाले 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं। उन केसेस में वो कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अगर मेरे को पता चल जाए उसकी ज्योमेट्री का, अगर ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या टीवीपी है, तो मैं ये बोलूंगा कि वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि मेटल इतने लिगेंड के साथ बाइंड करेगा जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाए, होल्ड करने लग जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 और N-1 D10 जैसा हो जाए। मैं लिखूंगा डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो, अब बात ये आती है, अगर मेरे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स है और उसमें अगर मान लो कि 18 आ जाए या 18 से ज्यादा आ जाए या कम आ जाए, तो क्या फिर ये रिजिड डेफिनेशन बन जाती है कि अगर 18 होगा तो नहीं होगा, तो उस केस में वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ये बात बोलना बिल्कुल गलत होती है। इसके भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें क्या होता है कि बिना 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करिए हुए भी कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। लेकिन उन कॉम्प्लेक्सेस को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं कुछ कंडीशंस आपको बताऊंगा, उन कंडीशन के बेसिस पे हम लोग उनको चेक कर लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। ठीक है, जैसे ऑक्टेट रूल से डेविएशन आते हैं, वैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल से भी क्या आते हैं, डेविएशन आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं आपको ऑक्टाहेड्रल का एमओ डायग्राम सिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा पढ़ाने जा रहा हूँ, और पूरा डिटेल में वो एमओटी में ही, किसमें, एमओटी या कोऑर्डिनेशन में जब वेद सर पढ़ाएंगे उसी टाइम पे आएगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको एक एमओ डायग्राम सिखाने जा रहा हूँ, उसको देखना एक बार अच्छे से। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में कोई ML6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, ML6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो उस ML6 कॉम्प्लेक्स में मैंने 1 मिनट के लिए जो L लिगेंड है, इस L लिगेंड को मैंने सिग्मा डोनर लिगेंड मान लिया है। सिग्मा डोनर लिगेंड कैसे होते हैं, अमोनिया जैसे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दे तो दे लेकिन ले ना पाए, उसके पास में कोई लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल ना हो। ठीक है, और ना ही दूसरी बार दे पाए। ठीक है, तो हम लोगों ने सिग्मा डोनर लिगेंड लिया है। जरा ध्यान से देखना, यहां पे मैंने मेटल को रख लिया है, इस पोर्शन पे मैंने मेटल को रख लिया है। ठीक है, और यहां पे मैंने लिगेंड्स को रख लिया है। अब देखो, मेटल के पास में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, आप देखे बताएं एक बार। मेटल के पास में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो 3D वाले रहे होंगे, 4S वाले रहे होंगे और 4p वाले ऑर्बिटल्स रहे होंगे आउटर मोस्ट सेल के अंदर। ठीक है, तो देखो
कुछ इस टाइप से मैंने 5d ऑर्बिटल्स को बना लिया है, ठीक है। इस 5d ऑर्बिटल्स में भी जो 3d वाले ऑर्बिटल्स हैं वो कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के रहे होंगे। पहला जो टाइप आएगा वो T2g का होगा, मतलब T2g ऑर्बिटल रहे होंगे, और दूसरे कौन से रहे होंगे, इजी ऑर्बिटल्स रहे होंगे, ठीक है। तो में स्प्लिटिंग होती है T2g और इजी, ठीक है। ऐसे ही उससे ऊपर एनर्जी का आपके पास में क्या रहा होगा, एक 4s ऑर्बिटल रहा होगा। इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स थे, उनकी जब स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग के बाद में 3 और 2 में टूटते हैं। 3 वाले को ट्रिपली डिजनरेटेड बोला जाता है, और जो डबली डिजनरेटेड होंगे उसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही एस ऑर्बिटल तो एक ही होगा, और अगर एस एक ही होगा तो उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी स्टैंड्स फॉर जीरेड, जिस भी ऑर्बिटल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो उसके पास एक A1g ऑर्बिटल रहा होगा। 3d 4s, उससे हायर एनर्जी के क्या रहे होंगे, 3p ऑर्बिटल्स रहे होंगे। ये कौन से होंगे, 4p वाले ऑर्बिटल्स रहे होंगे। इनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T1u से, ठीक है। T1u इनका सिंबल होता है, U फॉर अनजीरेड, ठीक है। T स्टैंड्स फॉर किस, ट्रिपली डिजनरेटेड। p ऑर्बिटल्स की कभी भी स्प्लिटिंग नहीं होती है, ठीक है। ये मेरे पास में मेटल के पास ऑर्बिटल्स थे। अब इन मेटल के साथ में ये जो मेटल है उसके पास में जब 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो वो 6 लिगेंड्स जो अप्रोच करते हैं वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। किसके अलोंग अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। अगर वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग होंगे मेटल के, वही लिगेंड के साथ में क्या करेंगे, इंटरैक्शंस करेंगे। अब आप एक बात बताइए, अगर एक्सिस के अलोंग कौन कौन से ऑर्बिटल पड़े होंगे, एस तो सारी एक्सिस के अलोंग ही होता है, स्फेरिकल होता है तो सबके अलोंग ही होगा। इसके अलावा पी एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगा, वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा, और जेड एक्सिस के अलोंग भी होगा। लेकिन डी सारी कंडीशनें सेटिस्फाई नहीं करेगा। डी में जो इजी वाले होंगे वो तो एक्सिस के अलोंग होंगे, अलोंग द एक्सिस होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। लेकिन बचे हुए कैसे होंगे, नॉन एक्सियल, बीच में पड़े होंगे, कैसे होंगे, नॉन एक्सियल होंगे। इसका मतलब ये कैसे नहीं है, एक्सिस के अलोंग नहीं है। इजी, A1g और T1u ही कैसे हैं, एक्सिस के अलोंग है। तो इनके हम लोग LGO जनरेट करते हैं। 6 लिगेंड्स क्या जनरेट करेंगे, 6 लिगेंड्स 6 LGO जनरेट कर लेंगे। जो 6 LGO बनेंगे कुछ इस टाइप से, 6 ऑर्बिटल्स बना दो। उनमें से क्या रहे होंगे, 3 की सिमिट्री T1u के साथ मैच करेगी, 2 की सिमिट्री T2g के मतलब EG के साथ मैच करेगी, और एक की सिमिट्री A1g के साथ मैच कर जाएगी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स T1u सिमिट्री के, 2 ऑर्बिटल्स EG सिमिट्री के, और 1 ऑर्बिटल A1g सिमिट्री का होगा, ठीक है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो A1g होता है वो इसके A1g के साथ मिक्सिंग करता है। A1g के साथ मिक्सिंग करके सिग्मा बनाता है, और सिग्मा के साथ में क्या बना लेगा, सिग्मा स्टार का फॉर्मेशन कर लेगा। सिग्मा के साथ में सिग्मा स्टार का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। फिर से क्या होगा कि आपके पास में जो T1u ऑर्बिटल थे वो T1u इन T1u के साथ मिक्सिंग करेंगे तो क्या बना लेंगे, पाई स्टार बना लेंगे, और इसके साथ में क्या बना लेंगे, कुछ इस टाइप से पाई बना लेंगे, ठीक है। पाई बना लेंगे और पाई स्टार बना लेंगे। ये किसकी वजह से बने, T1u की वजह से, ठीक है। ऐसे ही इसके पास में जो 2 इजी ऑर्बिटल्स थे और इसके पास में यहाँ पे जो 2 इजी ऑर्बिटल्स है, ये भी मिक्सिंग करके क्या बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से EG बना लेते हैं, और EG के ऊपर क्या बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से EG स्टार बना लेते हैं, ठीक है। एनर्जी आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिखा दें, ठीक है। EG और EG के साथ में क्या बना लेंगे, EG स्टार, ठीक है। ये सारे तो मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अब जो T2g बचे हैं वो एज इट इज पड़े रहेंगे। इसका मतलब आपके पास में जो T2g गए हैं वो कैसे चले जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग। कैसे चले जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग। ये आपके पास में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल का एमओ डायग्राम होगा। कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल का एमओ डायग्राम होगा। ये केवल समझने के लिए
इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, समझना बस, ठीक है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास में जो बना है वो ML6 कॉम्प्लेक्स का एमओ डायग्राम आ चुका है। अब इस एमओ डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस एनर्जी से जो नीचे होंगे वो बीएमओ होंगे और इससे जो ऊपर होंगे वो एबीएमओ होंगे, एंटी बॉन्डिंग होंगे। और ये कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग है। तो मेरे पास 1, देखना 1, ये वाला 3, ये वाले 4, 1 + 3 4, और ये वाले 2, ये वाले 6, ये 6 बीएमओ है और 3 कैसे है मेरे पास में, नॉन बॉन्डिंग है। जब तक हम लोग सिग्मा डोनर की बात करते हैं तो सिग्मा डोनर तक ये नॉन बॉन्डिंग को भी एज ए बॉन्डिंग की तरह काउंट करके हम लोग टोटल 9 बीएमओ बोल देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपके पास में गलती से लिगेंड अगर कैसा आ जाए पाई एक्सेप्टर, तब तो बिल्कुल ही मजा आ जाएगा। जरा बोर्ड पे देखना, इसके पास में ओवरऑल कितने हो जाएंगे, मतलब 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे और उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होने लग जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होने लग जाएंगे। देखना एक बार, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि जी T2G ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से पड़े हुए थे, आपने जो लिगेंड लिए 6 लिगेंड, अब की बार मैंने L = क्या कर लिया है, कार्बोनिल कर लिया है, ठीक है। अगर L = कार्बोनिल कर लिया है तो कार्बोनिल का T1U वाले जो ऑर्बिटल थे वो तो पहले मिक्सिंग कर चुके हैं। इसके अलावा इसके पास अगर पाई बॉन्ड बने होंगे तो पक्के पाई स्टार भी होंगे। बोलो इसके पास क्या रहा होगा, पाई स्टार भी रहा होगा। तो इस T2G की सिमेट्री के इसके पास में हायर एनर्जी के पाई स्टार जो होते हैं वो वैकेंट होते हैं। क्या होते हैं, हाई एनर्जी के पाई स्टार जो होते हैं वो वैकेंट होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बोनिल पहले इलेक्ट्रॉन देता है फिर वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है, उसी नेचर को पाई एक्सेप्टेंस बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन लेता कहां से है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है इन T2G से। किससे लेता है, इन T2G ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट कर रहा होगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि इस T2G की मिक्सिंग हुई होगी किसके साथ, पाई स्टार के साथ। और जब T2G की पाई स्टार के साथ मिक्सिंग हुई होगी तो उसके बाद में क्या बने होंगे, नए, देखो पाई स्टार और T2G ने मिक्सिंग की होगी तो नए ऑर्बिटल्स जनरेट हुए होंगे। ये पाई स्टार और फर्दर एनर्जी में इंक्रीज हुए होंगे और ये फर्दर थोड़े से एनर्जी में डिक्रीज किए होंगे। तो ये जो अपने पास में नॉन बॉन्डिंग होता है, जब इस नॉन बॉन्डिंग के साथ मतलब मेटल के साथ में अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड लग जाए तो जो नॉन बॉन्डिंग T2G होता है वो नॉन बॉन्डिंग नहीं बचता है, वो स्लाइटली लोअर एनर्जी में आ जाता है, मतलब वो लोअर एनर्जी में खिसक जाते हैं। और जैसे ही वो लोअर एनर्जी में जाएंगे तो आपके पास 6 तो ऑलरेडी थे, 3 T2G वाले भी क्या बन जाएंगे, BMO बन जाएंगे। और ओवरऑल आपके पास में क्या हो जाते हैं, 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो याद रखना, अगर आपके पास में साइड सब्सट्रेट लगे हुए लिगेंड्स अगर पाई एक्सेप्टर होंगे, कैसे होंगे, पाई एक्सेप्टर होंगे, तो 18 रूल ऑलवेज वैलिड होगा। उस केस में 18 रूल ऑलवेज वैलिड होंगे, क्योंकि उस केस में आपके पास में 3 के साथ में ये वाले भी क्या आ जाएंगे, 3 नीचे आ जाएंगे और ऑलवेज ही क्या होंगे आपके पास 9 BMO होंगे। और उन केसेस में 18 इलेक्ट्रॉन रूल मोस्टली, मतलब ऑलवेज ही लगा लो कि ऑलवेज सारे कॉम्प्लेक्सेस में 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगने लग जाता है। क्या आपको कहानी समझ में आई, ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। इसके अलावा एक फर्जी कहानी और है, उसको और देखना। अगर आप ऐसा बोले कि आपके पास में जनाब T2G तो ऐसा था, ठीक है, T2G, ये T2G किसका है, मेटल का, देखना एक बार, मेटल का। और T2G किससे आया है, 3D से। किससे आया है, 3D से। अगर मैं इसके बगल में अगर भरा हुआ ऑर्बिटल लगा देता हूं Cl जैसा, अब की बार किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पाई डोनर, जो लिगेंड दोनों हाथों से दे, सिग्मा से भी दे और पाई से भी दे, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पाई डोनर लिगेंड, ठीक है। तो देखना Cl के पास में भी कौन सा है, 3D, Cl के पास में भी कौन सा है, 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इन T2G के साथ में जब इसके 3D नहीं, 3P, कौन सा, 3P, Cl के लोन पेयर किसमें होते हैं, 3P ऑर्बिटल्स में। देखना
अगर इसके 3p वालों की एनर्जी पक्का ही कम होगी। एक तो भरे हुए हैं पहले से, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, भरे हुए हैं, और ऊपर से क्या है वो इस 3d के कंपैरिजन तो पक्का ही लोअर एनर्जी के होंगे। Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब इनकी मिक्सिंग होती है तो मिक्सिंग होने के बाद में क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब देखो जो लोअर एनर्जी में होगा वो और नीचे खिसकेगा, और जो हायर एनर्जी में होगा वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन भरे हुए, Cl के पास पहले से भरे हुए, और पहले से भरे होंगे तो ये तो Cl वाले इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन तो स्टेबलाइज होंगे नहीं, वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, साइन स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। और जैसे वो एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे तो आपके बीएमओ डिक्रीज कर गए, बोलो आपके बीएमओ डिक्रीज कर गए। आपके पास 6 थे, आप किसी तरीके से काम चलाओ बोल रहे थे, मेरे पास नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग का सहारा करके मैंने 9 पूरे किए थे। अब आपने Cl लगा दिया, Cl की प्रेजेंस में और ऊपर उठ गए तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं इसका मतलब आपके पास कितने बीएमओ बचे, 6 बीएमओ बचे। इसका मतलब अगर सारे के सारे लिगेंड्स अगर पाई डोनर टाइप के होंगे उन केसेस में कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वहां पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई नहीं होंगे, कभी नहीं लगेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसका, जैसे PtCl6 नेगेटिव 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, नहीं करेगी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो, ठीक है। तो ऐसे केसेस बन जाएंगे आपके पास। तो दैट्स इट, 9 BMO ऐसी कहानियां होती हैं। ये केवल समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए तो वही फॉर्मूला लगाएं और मजे लें। शैलेश जी कहाँ पहुंचे आप? लिख लेना, पाई एक्सेप्ट पाई डोनर के केस में नहीं लगेगा, पाई डोनर के केस में नहीं लगेगा। क्या बात समझ में आई? 1 कमेंट। बोलो यार, कुछ तो बोलो। ओके 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 कश्यप जी, आइए बात करते हैं अब वही अपने फर्जी कहानियां कुछ कर लेते हैं, नाटक थोड़ी देर, ठीक है। फॉर्मूले लिख लेते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल हेडिंग डाल देते हैं, इसमें बोल देते हैं मेटल बाइंड्स विद दैट मच number of ligands so that its electronic configuration like NH2 NP6 N-1D N, ठीक है। देखना एक बार,
आप क्या बोलेंगे, अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने जाएंगे तो आप उसका TVE निकालेंगे। ये TVE क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है, ठीक है। TVE निकालेंगे। जब आप TVE निकालेंगे तो TVE को कैसे डिफाइन करेंगे, TVE इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ मेटल आयन प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स प्लस माइनस चार्ज ऑन द स्फीयर, प्लस माइनस चार्ज ऑन द स्फीयर। ये आपके पास में क्या होगा, फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला में आपको जो ग्रुप नंबर पुट करना है वो किसका, मेटल का। इलेक्ट्रॉन काउंट किसके इक्वल होगा, ग्रुप नंबर ऑफ मेटल के, ग्रुप नंबर रख देना, ठीक है। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन काउंट मेटल का होगा। लिगेंड का हम लोग सीख चुके हैं, प्लस माइनस चार्ज ऑन द स्फीयर। अगर प्लस चार्ज हो किसके ऊपर, प्लस चार्ज रहा हो तो उसको क्या करना है, माइनस कर देना। और अगर नेगेटिव चार्ज रहा हो तो उस केस में क्या कर देंगे, उसे प्लस कर देंगे, ठीक है। उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये अपने पास में 18 इलेक्ट्रॉन रूल की कहानियां होती हैं। जरा एक देख लेते हैं एग्जांपल। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में Na4FeCN6 टाइप का कंपाउंड है, तो क्या ये कंपाउंड स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो देखना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा हो उसमें से क्या करना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली स्पीसीज को बाहर निकाल लेना, ठीक है। क्या कर लेना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली स्पीसीज को बाहर निकाल लेना। काउंटर आयन जो है उसको एलिमिनेट कर देना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोल देते हैं, ठीक है। अगर आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाली स्पीसीज को बाहर निकालेंगे तो FeCN6 क्या आएगा, 4 नेगेटिव आ जाएगा। अब इसका TVE निकालिए आप। अगर आप इसका TVE निकालने जाते हैं तो आयरन का ग्रुप नंबर 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। फिर से एक CN के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब एक काउंट चार्ज के इक्वल एक आएगा, इनटू कितने लिगेंड, 6। नेगेटिव चार्ज का क्या कर दोगे, एडिशन, तो कितना बन जाएगा, 6 + 4 10 + 8 कितना आ गया, 18 मतलब कैसा, स्टेबल। आई थिंक यू गॉट। ऐसी ही बात कर देनी है आपको। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स में आप बता दीजिए मेरे को कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से इनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिफाइन कर देंगे।
ओके प्रीति, एमओ इज स्टेबल, ओके, फर्स्ट वन इज स्टेबल। फर्स्ट स्टेबल, सेकंड स्टेबल, फोर स्टेबल ड्यू टू ऑक्टेट रूल। बिल्कुल लवली अरोड़ा जी, बिल्कुल सही है आप। ओके ज्योति, ओके, थर्ड स्टेबल ज्योति, सेकंड एंड फोर्थ स्टेबल, ओके स्टूडेंट्स। ममता गुड इवनिंग, रिपीट करके देख लेना, अब तो कोई फायदा ही नहीं है, अब तो जा चुकी सारी क्लास। आइए एक बार देख लेते हैं, इसमें एक दो बातें बतानी है मेरे को जो इम्पोर्टेंट है, वो आपके अगर पेपर में कभी आ जाए देखने के बाद। देखो यहाँ पे ये 5 काउंट आएगा ओवरऑल के साथ, ये 3 आएगा। मोलिब्डेनियम क्या होता है 6 होता है, ग्रुप क्रोमियम में आता है, ग्रुप नंबर 6। एक सीओ का काउंट 2 होगा, अगले सीओ का काउंट भी 2 ही होगा। कितना हो चुका है 5 + 6 11 + 3 14 + 4 18। इसका मतलब इसका काउंट कितना आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा बन जाएगा स्टेबल। ठीक है, ऐसे देखना। अगले वाले केस में क्या होगा, एक आपको सीपी स्टार दे रखा है और एक आपको सीपी दे रखा है। सीपी और सीपी स्टार में क्या फर्क होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो सीपी स्टार होता है इसका मतलब होता है जो आपके पास में जो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल अनाइन है उसके सारे हाइड्रोजन को आपने किससे रिप्लेस कर दिया है, एक मेथिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको इस सीपी की हेप्टिसिटी नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे लिख लेना इफ हेप्टिसिटी इज नॉट गिवन देन टेक मैक्सिमम। तो उस केस में आपको क्या ले लेनी है, मैक्सिमम हेप्टिसिटी ले लेनी है। ठीक है, अब देखना बोर्ड पे, तो यहाँ पे ये ईटा 5 हो जाएगा। किसी भी लिगेंड की हेप्टिसिटी ना दे रखी हो तो ऑलवेज मैक्सिमम काउंट कर लेना। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। सीओ का काउंट कितना होता है 2 होता है। सीआर का ग्रुप नंबर 6 होता है। म्यू सीओ ये तो ब्रिज्ड सीओ है, कैसा भी रहा हो तो उस केस में कितना आएगा 2 ही काउंट आएगा। कितने सीओ हैं 2 हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से
रिएनियम का ग्रुप नंबर 7 होता है जनाब, एक सीओ का काउंट 2 आएगा जनाब। फिर से सीपी दे नहीं रखी तो कितना मान लेंगे, मैक्सिमम मान लेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट निकालें, 8 + 2 10 + 6 16 + 4 कितना हो गया 20 + 7 27 2 9 + 5 कितना आ जाएगा आपके पास में 34 आ जाएगा। देखना, अगर आपको ये क्वेश्चन केवल इतना ही गिवन हो तो उस केस में इसके 34 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये फिर कैसा आ जाएगा, पर मेटल के ऊपर 17 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें आप एक एडिशनल बात लिख लेना कि इसके अंदर क्या होता है, 1 मेटल मेटल बॉन्ड होता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है। अगर मेटल मेटल बॉन्ड गिवन ना हो तो उस केस में आपको केवल इतने ही पार्ट से आंसर मार्क करके आना है। इसके अंदर क्या होता है, एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है। अगर 1 मेटल मेटल बॉन्ड होगा तो फिर मेटल मेटल बॉन्ड की वजह से कितना काउंट ऐड कर देंगे, 2 काउंट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ जाएगा 36। एक बॉन्ड का काउंट कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो 36। अब मेटल कितने थे, एक क्रोमियम था जी, एक कौन था जी, रिएनियम था। अगर 36 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो पर मेटल कितना आ जाएगा, पर मेटल 18 आ जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। हाँ, सीपी स्टार का भी इलेक्ट्रॉन काउंट 5 ही होगा। ठीक है, सीपी स्टार का भी काउंट 5 ही होगा। अगला देखना, Br का काउंट 1 होता है, एक नेगेटिव चार्ज। CO का काउंट कितना होगा, 2, कितने CO 4 होंगे। फिर से Cr का काउंट कितना होगा, 6 होगा। अब ये आपको क्या दे रखा है, CPH। CPH मतलब कार्बाइन। अगर कार्बाइन दे रखी तो कार्बाइन का काउंट कितना होता है, 3 होता है। तो टोटल काउंट कितना आ गया, देखो 1 + 3 4 आ गया, प्लस यहाँ पे 6 कितना आ गया, 4 + 6 10 आ गया, और +8 18 आ जाएगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा होगा जनाब, स्टेबल होगा। ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा होगा जनाब, स्टेबल होगा। क्या बात आपको समझ में आई। सीपी की एप्टिसिटी 8 कैसे हो सकती है राणा जी, कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती। सेंटरी 5 है, अरे सीपी में तो सेंटरी 5 है तो 5 ही होगी, 5 ही तो सेंटर है, 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। ओके ओके वैष्णवी, ऐसे चौंकाने वाले खुलासे ना करें, पता नहीं रात रात में बनने लग गए हैं तो देखना एक बार। ठीक है, ओनली 5 सेंटर 5, एक काउंट आएगा। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, 2 बार बेरिलियम लिख दिया भाई, सीपी करना इसे, मिस्टेक बाय मिस्टेक। ठीक है, सीपी एप्टिसिटी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। बेरिलियम का काउंट कितना आएगा, ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 2 ही है, तो इसका काउंट कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ऐसे ही इसकी एप्टिसिटी 5 तो 5, तो टोटल कितना हो गया 8। ठीक है, अब देखें बेरिलियम जो है आपके पास में वो मेन ग्रुप एलिमेंट है। कैसा है, मेन ग्रुप एलिमेंट है, और मेन ग्रुप में ऑक्टेट लगता है जी। अगर ऑक्टेट लगेगा तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बन चुका है, स्टेबल बन चुका है जी। कैसा बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, 8 कहां लिख दिया मैंने, सीपी स्टार कहां लिख दिया मैंने 8, अरे वो 5 है, अच्छा मैंने 8 लिख दिया क्या, अरे कोई नहीं गलती से लिखा गया, बोला तो 5 ही है, अच्छा गलती से हो गए 5 + 2, अच्छा काउंट देख लेना जो भी आ रहा है इसका, गलती से लिखा गया भाई वो। 5 + 2 7 + 6 13 + 4 कितना आ गया 19, कितना आ गया 19 + 7 26 + 35। ठीक है, हाँ तो ये इसको अनस्टेबल मार्क कर देना, ये मैंने कुछ गलती से लिखा गया। ठीक है, अनस्टेबल कर देना, 1 मेटल मेटल बॉन्ड देना तो भी अनस्टेबल हो जाएगा, जो गलती से लिखा गया, सॉरी।
क्वेश्चन में तो कोई गलती नहीं है, एक मिनट देखने देना भाई, है तो सीपी। हाँ ठीक है सीपी, ठीक है, इट्स ओके। अनस्टेबल आ जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा, पर मेटल 18 नहीं आएगा, इट्स ओके। गलती से लिखा गया है, अरे गलती से लिखा गया, गलती से, सॉरी सॉरी, राणा जी, कश्यप जी, मौर्य जी, ओके इट्स ओके, अरे गलती से लिखा गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखना एक बार, देखो जो हम लोगों ने लास्ट वाला कंपाउंड लिखा है, बोर्ड पे देखना अच्छे से, ये कैसा है, ये कुछ इस टाइप से है, इसका एक नेगेटिव चार्ज बेरिलियम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और फिर से अगला जो है आपका नेगेटिव वो पूरा बेरिलियम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा है, ये कंपाउंड जो होता है वो फ्लक्सोनियल होता है, ध्यान से सुनना, मजा ही आएगा आपको, पूछ लिया जाए तो ये कैसा होता है, फ्लक्सोनियल कंपाउंड होता है भैया, ठीक है। फ्लक्सोनियल कंपाउंड से कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिंग होती है वो एक बार ईटा 1 में होती है और दूसरे टाइम पे वो ईटा 5 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ईटा 1 से ईटा 5 में और ये ईटा 5 से ईटा 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो रोटेशन होता है वो चलता रहता है। कितने टेम्परेचर पे चलेगा, अगर आपका टेम्परेचर 299 केल्विन से ज्यादा होगा तो उस केस में वो कैसा हो जाता है, फ्लक्सोनियल हो जाता है, ठीक है। उससे ऊपर तो ऑलवेज ही फ्लक्सोनियल रहता है। अगर आप इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करके लेके आते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करके 159 केल्विन के ऊपर लेके आते हैं, कितने के ऊपर, 159 के ऊपर लेके आते हैं, देन ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्टैटिक बन जाता है। और जब ये स्टैटिक बन जाएगा, स्टैटिक मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो फिर इसकी फ्लक्सोनिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इतने टेम्परेचर पे या इससे कम टेम्परेचर रहा होगा तो उन केसेस में कैसा होगा, ये नॉन फ्लक्सोनियल लिगेंड रहा होगा, ठीक है। कैसा रहा होगा, नॉन फ्लक्सोनियल लिगेंड रहा होगा। तो ये पक्का याद रखना, इतने टेम्परेचर, या आप ऐसे बोल सकते हैं इसके इंटरमीडिएट में कैसा होता है, स्लो होता है, लेकिन इसके बाद में तो क्या होने लग जाते हैं, जैसे देखो 2 इतने की रेंज में क्या होता है, ये रिंग ही अपने के ऊपर, मतलब इस सेंटर से इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ऐसे वाला फ्लक्सोनियलिटी आती है इसके अंदर, ठीक है। और जब 299 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है उस केस में रिंग वीजिंग होने लग जाती है, मतलब एक रिंग दूसरे रिंग के अंदर कन्वर्ट होने लग जाती है, ठीक है। एक रिंग दूसरे रिंग के अंदर क्या होने लग जाएंगी, कन्वर्ट होने लग जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड देखना, इसमें क्या था अपने पास में, इसमें क्या होता है कि जब ये वाला कंपाउंड होता है तो इसके अंदर एक रिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 5 होता है और दूसरी रिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, बेरिलियम के साथ इसमें तो 5 सेंटर इंटरेक्ट करेंगे और इसमें 1 सेंटर इंटरेक्ट कर रहा है। अगर हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो इसके 5 करेंगे फिर इसका 1 करने लग जाएगा, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि आपके पास में Cp स्टार बेरिलियम होल ट्वाइस है, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड जो होता है वो फ्लक्सोनिलिटी इसके केस में मैटर ही नहीं करती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस केस में ये कुछ इस टाइप से रहा होगा, पहली रिंग कुछ इस टाइप से रही होगी, ठीक है, इसका सर्कल बना दे कुछ इस टाइप से, ठीक है, इसमें दूसरी रिंग बनाए दूसरे कलर से, जब आप दूसरी रिंग को बनाएंगे तो दूसरी रिंग कुछ इस टाइप से दिखाई देगी, ये स्टैगर्ड होते हैं, कैसा होता है, स्टैगर्ड होता है। और इसके बीच में क्या फंसा होगा, बेरिलियम। इसका मतलब इसके केस में क्या होता है, जब Me लगा होता है तो ये कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, ये Me और Me, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है और ये फॉर्म होती है इसकी कौन सी, स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सी होती है, स्टैगर्ड फॉर्म होती है। और Cp स्टार 2 बेरिलियम के केस में क्या होता है कि दोनों जो Cp होते हैं इन Cp का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही होता है, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो ये कंपाउंड अगर देखा जाए तो इसमें ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, तो इसको अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये कंपाउंड कैसा होता है,
स्टेबल होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने जाएंगे तो 5 + 5 10 + 2 कितना आएगा, 12 आएगा। और अगर 12 आएगा तो ये कैसा होना चाहिए था, अनस्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये फिर से कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई, स्टेबल होता है ये, और ये स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ 1 होता है, और इसके केस में दोनों ही रिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है। ठीक है, इसी के साथ मैच करता है CP2, CP2 के साथ में इसी के साथ मैच करता है कौन, ऐसा ये वाला जो कंपाउंड होगा इसका एमी अगर पेपर में कभी आ जाए, इन द केस अगर कभी आ जाए तो पढ़ रखा होगा तो आपको मजा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखना इसके केस में ऐसा ये वाला, ठीक है, ये वाला होता है। पांचों मेथिल होंगे, उसी केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाता है, दोनों रिंग का 5। वरना कैसा होगा, 4 भी अगर होंगे तो उन केस में एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा और दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है। अरे स्टेबल होता है, बॉन्डिंग अगले की। अरे हर जगह एक्सेप्शन होते हैं। BF3 स्टेबल क्यों होता है, लवलीन कौर जी बताइए एक बार, लवलीन अरोड़ा जी बताइए एक बार, BF3 स्टेबल क्यों होता है, वो भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। PCl5 स्टेबल क्यों होता है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही इस केस में भी कैसा है, वो स्टेबल है। CP2 बेरिलियम स्टार वाला ऐसे एग्जिस्ट करता है, बिना स्टार वाले ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस आप कैसे एग्जिस्ट करते हो, मैं कैसे एग्जिस्ट करता हूँ, टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है। मोस्टली में लगेगा, लेकिन कोई केस एक्सेप्शनल जा सकता है, लाइक दिस। मोस्टली में ये लगेगा, क्या बताऊं भाई इसमें, बताना क्या है अर्पित, मैं ये बात बताना चाहता हूँ सिंपल से कि आपके पास है कभी कभी, देखो जर्नली होता क्या है, नेट पागल है, नेट वाले लोग बिल्कुल ही पागल होते हैं, उनको ये पता ही नहीं पेपर में देना क्या होता है। वो कॉन्सेप्ट से हटके, मतलब ये बच्चे ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो एक्सेप्शनल चीज़ें डाल देते हैं। और जैसे ही एक्सेप्शनल चीज़ें डालेंगे, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं अगर इस एग्जाम्पल को करवा के यहाँ पे निकल जाता है, ये एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एक का 1, तो आप पेपर में इसका भी ऐसे ही मार्क करके आते हैं। लेकिन इस केस में अपोजिट होता है, दोनों 5 होते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर 4 एम ही रहे हो या 4 से कम एम ही रहे हो, उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ में 1 रखेगा, और इस केस में दोनों 5 रखते हैं। दैट्स इट। बोल लो, चलें आगे। और बेरियम का तो बिल्कुल ही पागल है, वो तो टिल्टेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बताओ क्या कर लोगे, करवाऊंगा आगे। बेरियम के तो दोनों रिंग एंगल के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये सैंडविच, इसको क्या बोलेंगे, सैंडविच कंपाउंड बोलेंगे। ये कैसा है, सैंडविच, दोनों रिंग के बीच में बेरिलियम आ गया है। दिस इज सैंडविच, दे आर नॉट सैंडविच, ये सैंडविच नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, चुप ही नहीं होने देते। ओके, आ गया समझ में, चल आगे। मतलब एक्सप्लेन क्या करूं मैं वैष्णवी, ये तो बता दे मेरे को एक बार। देखना एक बार, ये कंपाउंड फ्लक्सोनियल होता है 299 केल्विन से ऊपर। ठीक है, CP2 बेरिलियम
कब फ्लेक्सोनियल होगा? क्यों होता है? क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये वाली ईटा 5 वाली ईटा 1 में और ईटा 1 वाली ईटा 5 में कन्वर्ट होने लग जाएगी। ठीक है, अगर आप इतने से कम टेम्परेचर के ऊपर लेके जाओगे देन वो स्टैटिक बन जाएगी, 5 वाली 5 में रहेगी, 1 वाली 1 में रहेगी। वो आपको स्पेक्ट्रा से पता चल जाएगा जब एनएमआर स्पेक्ट्रा देखेंगे या 13C एनएमआर से देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर इंटरमीडिएट स्टेप में अगर बात की जाए तो जो ये वाली रिंग होती है वो अपने पोजीशन पे ही वो घूमती रहती है, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ पे चला गया, इससे आगे चला गया, इससे आगे चला गया, इससे आगे चला गया, तो घूमता रहेगा। ठीक है, वो ऐसे घूमेगा, तो उसमें वो वाली बीच वाली फ्लेक्सोनलिटी होगी, रिंग एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर यहाँ पे 4 भी अगर होंगे तो उस केस में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ 1 ही रखेगा। अगर CP स्टार आ जाए तो दोनों 5 रखेंगे। दैट्स इट। ठीक है, आइए जनाब एप्लीकेशंस, मजा ही आ जाएगा आपको देखना एक बार। पहली एप्लीकेशन, ठीक है, फाइंड द अननोन लिगेंड्स। अननोन लिगेंड्स को निकालते हैं एक बार, देखना एक बार। ऐसा बोल दिया जाएगा कि आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा और उसमें बोल दिया जाएगा कि वो क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो बता कि उसके अंदर कितने अननोन लिगेंड होंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेता हूं फिर आपसे पूछ लेता हूं कुछ। ठीक है, देखने के बाद FeCO(x) और इसके ऊपर चार्ज है 4 नेगेटिव, तो बता x की वैल्यू क्या होगी अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। देखो TVE आप निकालने जाएंगे, आयरन का ग्रुप नंबर 8, CO का काउंट 2, कितने CO पता नहीं, x, फिर से नेगेटिव चार्ज का एडिशन इक्वल टू किसके, 18 के, एक ही मेटल आयन था 18, तो यहां से कितना आएगा 2x इक्वल हो जाएगा किसके, 12, 18 माइनस 12 किसके इक्वल हो जाएगा 6 के, तो x की वैल्यू आ गई है कितनी, 3। क्या आपको बात समझ आई? पहला टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस टाइप से पूछ लेगा, फाइंड द अननोन लिगेंड। ठीक है, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो पूछ लिया जाता है, सेकंड टाइप की जो एप्लीकेशन आती है वो आती है फाइंड द अननोन चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर के ऊपर अननोन चार्ज बता दे कि कितना होगा। अगर आप अननोन चार्ज निकालने जाएंगे तो उस केस में जैसे आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया क्रोमियम का PPH3 होल थ्राइस ClBr और I, और पूछ लिया कि इसके ऊपर क्या है, Z चार्ज है, तो ये Z क्या होगा। अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। क्या बोल रहा हूं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अगर ये फॉलो कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे, TVE निकाल लेता हूं जी, निकाल लेते हैं। देखना बताना, अगर CR का ग्रुप नंबर 6, PPH3 का काउंट 2, कितने PPH3 3, फिर से Cl का ऊपर एक चार्ज 1, Br के ऊपर एक चार्ज 1, I के ऊपर एक चार्ज 1, Z हमें पता नहीं, ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आई? तो देखो Z को हमें पता नहीं है तो उसको सिंपली ऐड कर दें। अब इसको किससे इक्वेट कर देंगे, 18 से। मेटल आयन कितना है, एक ही है जनाब, तो क्या बोलेंगे 6 + 6 12 + 3 कितना हो गया 15, 15 + Z = 18। अब आप बता देंगे अगर आपको इसको 18 सेटिस्फाई करना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, Z की वैल्यू 3 चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं तो उस टाइम पे चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव का होना चाहिए जी। ठीक है, तो यहाँ पे Z की वैल्यू निकालना, तो 18 - 15 कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। लेकिन जो आपने 3 निकाला है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि चार्ज हमेशा, अगर आपको क्या बताना है, चार्ज के बारे में बताना है स्फीयर के ऊपर, तो जो वैल्यू आए उसका माइनस टाइम करके रख देना जी। क्योंकि अगर मेरे को 18 सेटिस्फाई करवाना है तो मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और जरूरत के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव का होना चाहिए। तो जो भी Z की वैल्यू आए उसको जस्ट अपोजिट करके रखना, तभी आपकी वैल्यू क्या होगी, सही मानी जाएगी। तो इसके यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी, ना कि 3 आएगी। क्या बात समझ में आई? क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई? कुछ क्वेश्चंस आप बता देंगे।
आगे की कहानियां अगली क्लास में डिस्कस की जाएंगी। देखो भाई, जितनी बातों का जवाब होगा वो पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। मोस्टली बातें जितनी हो सकती हैं वो सारी करवाई जाएंगी। जिसका कोई जवाब नहीं होगा वो आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेंगी, ये इनऑर्गेनिक है। आपके पूछने से पहले ही मैं बहुत सारी बातें बता दूंगा ताकि आपको कष्ट ना उठाना पड़े। अच्छा, स्टीरियो के क्वेश्चन कर लिए क्या आप लोगों ने सारे? असाइनमेंट भेजे थे, उसकी एक अपडेटेड आंसर की आ जाएगी आपके पास। वो अपडेटेड की से आप फिर से एक बार चेक कर लेना। उसके असाइनमेंट्स में कुछ एक दो या थर्ड असाइनमेंट में ज़्यादातर गलतियां थी, ठीक है। आपके पास में अपडेटेड की आ जाएगी। क्या आ चुकी है एक बार मेरे को ये बता दें, क्या आपके पास में अपडेटेड की आ चुकी है? आपको चार्ज निकालना है और अननोन लिगेंड बताना है, ठीक है। बता डालें। नहीं आई है क्या? इसको निकाल लेना एक बार, वो बता दें, एक कमेंट कर दें क्या आपके पास अपडेटेड की आ चुकी है। बता दो, एक कमेंट कर दो। क्या स्टीरियो की अपडेटेड की आपके पास में आ चुकी है? बिल्कुल कश्यप जी, आपका सही है। अर्पित फिर से चेक करो एक बार। अर्पित एक बार फिर से चेक करें। ओके, ठीक है, धन्यवाद। सेकेंड -1 एक्स इज 4। फिर से चेक करो अर्पित एक बार। 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगाना है। सीधा रखा, रुको देखना एक बार। देखो सीपी की एप्टिसिटी नहीं दे रखी है तो कितनी मान लेंगे? 2। कितने मान लेंगे? 5। मैक्सिमम कितनी होती है? 5। एमएन का काउंट कितना होता है? 7। एक सीओ का काउंट कितना होगा? 2। कितने सीओ हैं? एक्स। अब ये तो इलेक्ट्रॉन काउंट अकेले स्फीयर का है, इतने कितने अपने पास में 2 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 2 से, ठीक है। अब देखना, वरना आप इसे खोल भी सकते हैं। इसके अंदर 2 मेटल मेटल बॉन्ड बोल रखे हैं तो एक का काउंट 2 होता है। कितने मेटल मेटल बॉन्ड है?
2 है। अब आपको इसे किससे इक्वेट कर देना है, ठीक है। थर्ड का 1 सही है, प्लस का 1 या माइनस का 1, सेकंड का -3। सूर्यांश एक बार फिर से चेक कर। हाँ बिल्कुल वैष्णवी सही है आपका। देखना यहाँ पे करेंगे तो किसके 2 इंटू टू किससे 18 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एम एन आपके पास में कितने हैं 2 है, तो कितना आ जाएगा 10 आएगा। देखो 5 + 7 12 हो जाएगा, 12 इंटू 2 24 प्लस 2x इंटू 2 4x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 36, 28 वैल्यू आएगी। तो 4x इज इक्वल टू कितना 36 माइनस 20, 36 माइनस 28 8 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। प्लस माइनस दूसरी क्लास का काम है। हाँ बिल्कुल सही है लवली, ठीक है। देखना अगले वाले में सीओ का काउंट कितना होता है 2, कितने सीओ हैं 3, निकल का ग्रुप नंबर 10, एक मेटल मेटल बॉन्ड दे रखा है तो काउंट कितना 2, सीओ का काउंट कितना 9, फिर से सीओ का काउंट कितना 2, छोटा सीओ ये बड़ा सीओ है, ठीक है। तो इसका काउंट कितना 3, जेड का क्या कर दें एडिशन पता नहीं है जी, ठीक है। तो यहां से कितनी वैल्यू आएगी 2 मेटल आयन है तो 18 इंटू 2 कितना 36, 36 से क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। तो देखो 6 + 10 16 + 2 18 + 9 27 + 6 कितना हो गया 29 + 6 कितना हो गया अपने पास में, एक मिनट रुकना, 27 + 6 33 हो गया। तो यहां से 33 + z इज इक्वल टू 36, तो z की वैल्यू कितनी आई 3, कितनी आ जाएगी 3। लेकिन चार्ज के लिए तो उल्टा करके रखना है, तो यहाँ पे अगर प्लस का आया है तो किसका रखेंगे माइनस का, तो z इज -3। ओके ठीक है। अगला देखना एप्टिसिटी नहीं दे रखी, मैक्सिमम इंटू 3, फिर से निकल का काउंट 10, कितने निकल 3, फिर से μ3 का काउंट कितना लेंगे, एप्टिसिटी नहीं है ये ब्रीजिंग है, इसका मतलब काउंट कितना 2 ही लेना है इंटू 2, जेड पता नहीं जी। अब क्या दे रखे हैं 3 मेटल मेटल बॉन्ड दे रखे हैं जी। यहाँ पे अगर 3 मेटल मेटल बॉन्ड दे रखे होंगे तो 2 इंटू 3 इक्वेट कर देंगे किससे 18 इंटू एन से। एन क्या है अपने पास में नंबर ऑफ मेटल आयन कितने हैं 3 है, तो कितना इंटू 3। काउंट करें एक बार 15 + 30 45 + 9 49, 49 + 6 कितना 55, 55 प्लस z इक्वल टू किसके 54 के, तो z की वैल्यू कितनी 54 - 55 -1। चार्ज कितना आया -1, तो अपोजिट करके रखना पड़ेगा, अपोजिट करके रखना पड़ेगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा +1। ओके तो ये 3 वैल्यूज थे। कितने लोगों का सही सही है, कितने लोगों ने सही निकाला है। ओके थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या आपको आज की सारी कहानियाँ समझ में आई, किसी को क्या कोई दिक्कत है, एनी डाउट। भाई डायरेक्ट ही कर लेना, पता नहीं कौन सा मेथड बता रहा है, ठीक है। हाँ वैष्णवी बिल्कुल सही है z+1। ओके ऐसे ही रोमांचक कहानियों के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे मिलके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल करते हैं आगे की बातें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।